Hello everyone, as you all know, this is Niharika Tiwari. So in this video, we are going to discuss about the scientific management principle given by F.W. Taylor. Right, जो principle इससे पहले हम लोगों ने discuss कर रखे हैं वो है Henry Fayol के 14 principle of management. But in this video, we are going to discuss about the F.W. Taylor scientific management principle. So without any further delay, let's start this video. F.W. टेलर ने जो साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल दिए हैं वो 6 मैनेजमेंट प्रिंसिपल हैं. सो इनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे ये कैसे हैं. सो आपको पता है कि जो हेनरी फ्योल है जो उन्होंने प्रिंसिपल दिए हैं वो आउट ऑफ हिज एक्सपीरियंस दिए हैं, मतलब कि एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग दिए हैं. जब वो एज ए इंजीनियर वर्क कर रहे थे माइनिंग कंपनी में, देन उन्होंने जो भी एक्सपीरियंस किया आउट ऑफ हिज एक्सपीरियंस ही हैज़ गिवन दैट 14 मैनेजमेंट प्रिंसिपल. लेकिन F.W. टेलर ने उन प्रिंसिपल को रिप्लेस करके अपने प्रिंसिपल दिए और वो जो प्रिंसिपल है वो साइंटिफिक प्रिंसिपल है. मतलब F.W. टेलर जो है वो साइंटिफिक प्रिंसिपल की बात करते हैं. वो ये नहीं कहते हैं कि एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग हर चीज़ चल सकती है मैनेजमेंट में. उन्होंने कहा कि जो मैनेजमेंट में अगर चीज़ें आप चलाना चाहते हैं बेटर वे में तो आपको एक साइंटिफिक अप्रोच अपनानी पड़ेगी. आपको देखना पड़ेगा कि क्या उससे आपको बेनिफिट मिल रहा है या नहीं. अगर उस चीज़ से मिल रहा है देन ही आप अपनी जो प्रैक्टिस है, जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिस है उन्हें कंटिन्यू करें. अदरवाइज आप उन्हें रिप्लेस करें विथ न्यू प्रैक्टिस. राइट, सो इसी से रिलेटेड इनका पहला प्रिंसिपल आ जाता है दैट इज साइंस नॉट द रूल ऑफ थंब. साइंस नॉट द रूल ऑफ थंब का यहाँ मतलब क्या है? रूल ऑफ थंब मतलब होता है ट्रेडिशनल प्रैक्टिस. ट्रेडिशनल प्रैक्टिस या कोई ऐसी जो प्रैक्टिस जो हम अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग कर रहे हैं या अप्लाई कर रहे हैं वो हो जाता है रूल ऑफ थंब. F.W. टेलर ने जितने भी प्रिंसिपल दिए थे वो सारे क्या थे? उनके पर्सनल एक्सपीरियंस से आउट ऑफ आ रहे थे. राइट, और वो साइंटिफिकली प्रूवन नहीं थे. लेकिन इन्होंने कहा कि जो भी हम चीज़ें करते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में उसे हमें साइंटिफिकली देखना चाहिए कि क्या वो साइंटिफिकली टेस्ट करके हमें बेनिफिट दे रहा है या नहीं दे रहा है. ज़रूरी नहीं कि आपके एक्सपीरियंस जो आज तक हुए हैं वो हमेशा आगे भी राइट रहेंगे, क्योंकि आपको भी पता है वर्किंग इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, टेक्नोलॉजी न्यू आ रही है. तो आप अपनी ओल्ड प्रैक्टिसेस को अगर चलाते जाएंगे तो ऑफकोर्स आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा इन लॉन्ग रन. राइट, सो इसीलिए इन्होंने कहा कि साइंटिफिक मैनेजमेंट को हम सपोर्ट करेंगे. साइंटिफिकली हमें डिसीजन लेने हैं, कॉज एंड इफेक्ट को देखना है कि अगर हम ऐसा करते हैं तो उसका इफेक्ट क्या होगा. राइट, सो यहाँ पे आपको बस यही ध्यान देना है कि इन्होंने साइंटिफिकली बात की थी. इन्होंने कहा था कोई चीज़ हम अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ही सिर्फ नहीं लागू कर सकते हैं, हमें उसे टेस्ट भी करना होगा, इससे एक्सपेरिमेंट भी करना होगा कि क्या वो सही में हमें प्रॉफिट दे रहा है. अगर नहीं दे रहा है तो हमें उसे रिप्लेस करना होगा विथ न्यू मैथड एंड न्यू टेक्नोलॉजी. राइट, सो ये था आपका फर्स्ट प्रिंसिपल. मूविंग टू अ नेक्स्ट प्रिंसिपल गिवन बाय हिम दैट इज हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड. हार्मनी का मतलब आपको पता है पीस और डिस्कॉर्ड मतलब होता है कॉन्फ्लिक्ट्स. तो इन्होंने कहा कि एक ऑर्गेनाइजेशन में हार्मनी होनी चाहिए, लोग पीसफुली वर्क करने चाहिए, ना कि वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होने चाहिए, डिसएग्रीमेंट होने चाहिए. सपोज करें आप एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में है जहाँ पे वर्कर और मैनेजमेंट आपस में हर टाइम बस लड़ाई हो रही है, वर्कर स्ट्राइक पे जा रहे हैं, मैनेजमेंट में जो मैनेजर्स हैं वो वर्कर को सही सैलरी नहीं दे रहे हैं, आपस में हर टाइम जो एग्रीमेंट है वो नहीं हो रही है, डिसएग्रीमेंट हो रही है. तो क्या आपको लगता है वो ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से रन कर पाएगी? क्या वो अपने गोल्स को अचीव कर पाएगी? नहीं. इसीलिए F.W. टेलर ने कहा कि हार्मनी होनी चाहिए, डिस्कॉर्ड नहीं होने चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होने चाहिए. मैनेजर और वर्कर को एक दूसरे को समझना चाहिए, उनका जो एटीट्यूड है एक दूसरे के लिए वो चेंज होना चाहिए, जिससे ही यहाँ पे इन्होंने कहा मेंटल रिवॉल्यूशन होना चाहिए. वर्कर को और मैनेजर को एक दूसरे को इक्वली ट्रीट करना है. मैनेजर को ये नहीं सोचना कि वो बॉस है तो वो क्यों एम्प्लॉयज़ को इतना सर पे चढ़ाए या क्यों उनको राइट दे डिसीजन में पार्टिसिपेट करने के लिए, क्यों उनको वो इतना भाव दे. ऐसा नहीं सोचना है. अगर आपके वर्कर आपसे खुश हैं देन ही वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा काम करेंगे. आपको उनके बारे में सोचना है और वर्कर को सिमिलरली एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचना है. उसे सिर्फ अपने इंटरेस्ट के बारे में नहीं सोच रहा है कि हाँ चलो मेरी तो सैलरी बन जाएगी, मुझे अपने काम से मतलब है, इनकी मशीन टूट रही है टूटे, इनका सामान वेस्ट हो रहा है वेस्ट हो, मुझे क्या लेना. सो ऐसा नहीं है. आपको वर्कर्स को आपके बारे में सोचना है और आपको सिमिलरली वर्कर के बारे में सोचना है. एंड यू ऑल्सो नो कि अगर आप रिस्पेक्ट देंगे तो ही आपको रिस्पेक्ट मिलेगी. सो ये था आपका हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड. ये आपको समझ में आ गया. आप इसको अपने वर्ड्स में बहुत ही आराम से लिख सकते हैं.
जो भी आपको समझ में आता है इसके अंदर कि हार्मनी होनी चाहिए, डिस्कॉर्ड नहीं होना चाहिए। डिस्कॉर्ड होगा तो क्या होगा, हार्मनी होगी तो क्या होगी, और ये कैसे ला सकते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, ये सारे पॉइंट्स आपके यहाँ पे आ जाएंगे। मूविंग टू अ थर्ड प्रिंसिपल दैट इज मेंटल रिवॉल्यूशन। मेंटल रिवॉल्यूशन का हमने यहाँ पे डिस्कशन किया कि एक हार्मनी कैसे आएगी ऑर्गेनाइजेशन में, जो वर्कर्स और मैनेजर में क्या होगा, मेंटल रिवॉल्यूशन होगा। मेंटल रिवॉल्यूशन बेसिकली होता है कि जो आपका एटीट्यूड है एक वर्कर के टुवर्ड, जो आपकी थिंकिंग है वर्कर के टुवर्ड या मैनेजर की जो वर्कर के टुवर्ड या वर्कर की मैनेजर के टुवर्ड, वो चेंज होनी चाहिए, राइट। उसमें एक रिवॉल्यूशन आना चाहिए, उसमें चेंजेस आने चाहिए, और दोनों को एक दूसरे के साथ अच्छे से काम करना है, एक दूसरे के लिए काम करना है, एक ऑर्गेनाइजेशन को एक राइट पाथ पे ले जाना है, उसको उसके गोल अचीव करने में हेल्प करना है, राइट। सो यही है मेंटल रिवॉल्यूशन की जो वर्कर्स है उसको अपना एटीट्यूड चेंज करना है अपने मैनेजर के टुवर्ड, और जो मैनेजर है उन्हें अपना एटीट्यूड चेंज करना है वर्कर के टुवर्ड, उन्हें वर्कर को इक्वली ट्रीट करना है, प्रॉफिट होता है तो उन्हें उनके साथ शेयर करना है, राइट। सो ये सारी चीज़ें आ जाएंगी मेंटल रिवॉल्यूशन में कि एक वर्कर का एटीट्यूड जो है वो मैनेजर के टुवर्ड, और मैनेजर का एटीट्यूड जो है वो वर्कर के टुवर्ड कैसे चेंज होगा और क्यों ज़रूरी है उसे चेंज करना। बिकॉज अगर ये एटीट्यूड चेंज होता है तभी आपकी ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से वर्क कर पाएगी और अपने टारगेट या गोल को क्या कर पाएगी, अचीव कर पाएगी, राइट। सो इसमें आपको यही याद रखना है, मेंटल रिवॉल्यूशन मीन्स जो एटीट्यूड है, बिहेवियर है, दोनों पार्टीज का एक दूसरे के टुवर्ड चेंज होना चाहिए, एक दूसरे को सपोर्टिंग करने वाला होना चाहिए, एक दूसरे के बेनिफिट के लिए काम करने वाला होना चाहिए, और ऑर्गेनाइजेशन को एक टारगेट तक, एक गोल तक पहुंचाने वाला होना चाहिए, राइट। सो ये था आपका थर्ड प्रिंसिपल दैट इज मेंटल रिवॉल्यूशन। मूविंग टू अ फोर्थ प्रिंसिपल दैट इज कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। इंडिविजुअलिज्म मतलब कि आप अकेले अपने बारे में सोच के काम कर रहे हैं, और कॉपरेशन मतलब होता है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ कॉपरेट कर रहे हैं, देन वर्क कर रहे हैं। इनके जो प्रिंसिपल है वो काफ़ी हद तक आपस से ही रिलेटेड है, जैसे कि हमने हार्मनी वाला देखा, फिर उससे ही निकल के आपका मेंटल रिवॉल्यूशन आता है। सिमिलरली यहाँ पे यही चीज़ है, ये भी आपका जो हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड है उसका ही एक्सटेंडेड वर्जन है, दैट इज कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। मतलब आपको अपने बारे में नहीं सोचना है, आपको ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचना है, जो मैनेजर है, जो वर्कर है, उनको एक साथ वर्क करना है, ना कि वर्कर अपने बारे में सोच के काम कर रहा है, मैनेजर अपने बारे में सोच के काम कर रहा है। लाइक मैनेजर सोच रहा है कि मुझे अपने प्रॉफिट से मतलब है तो मैं सिर्फ उसके बारे में सोचूं, उसमें वर्कर से वो ज़्यादा काम ले रहा है, वर्कर थक रहा है, उसका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, ओवरनाइट वर्क कर रहा है, देन टू उसको कोई अलग से चार्जेस नहीं दे रहा, अलग से उसकी सैलरी में इंक्रीमेंट नहीं कर रहा है, तो ऐसे केसेस में क्या होगा, वर्कर का जो मोरल है वो तो डाउन होगा ही होगा। सिमिलरली अगर वर्कर अपने बारे में सोच रहा है, उसको सिर्फ अपनी सैलरी से मतलब है, उसको सिर्फ अपने टास्क कंप्लीट करने से मतलब है, वो वही कर रहा है, वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का लॉस हो रहा है, लाइक मशीन टूट रही है तो लॉस हो रहा है, प्रोडक्ट वेस्टेज हो रहा है, लेकिन उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि वो अपने बारे में सोच रहा है। तो यहाँ पे अपने अपने बारे में सोचने से कुछ नहीं होगा। यहाँ पे इन्होंने कहा कि कॉपरेशन होना चाहिए, दोनों को एक साथ काम करना है, एक साथ ऑर्गेनाइजेशन को आगे ले जाना है, क्योंकि बिना मैनेजमेंट के वर्कर का कोई अस्तित्व नहीं है, और बिना वर्कर के मैनेजमेंट का भी कोई अस्तित्व बिना वर्कर के मैनेजमेंट का भी कोई अस्तित्व नहीं है। तो दोनों को क्या करना है, कॉपरेट करना है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रखनी है, म्यूचुअल ट्रस्ट रखना है, म्यूचुअली वर्क करना है, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर पाएँ। और आपको पता है कॉपरेशन होगा तभी हार्मनी होगी, क्योंकि अगर आप दूसरे के साथ कॉपरेट नहीं कर रहे तो ऑफकोर्स वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होंगे, तो ये आप वहाँ से भी रिलेट कर सकते हैं। और कॉपरेशन कब होगा, जब आपका एटीट्यूड एक दूसरे के टुवर्ड चेंज होगा, मेंटल रिवॉल्यूशन होगा, आप दोनों एक दूसरे को समझेंगे। जो पहले से आप प्रथा लेके आ रहे हैं कि बॉस बॉस होता है, एम्प्लॉय होता है, हम क्यों झुके, वो आपको नहीं करना है। अब एटीट्यूड को क्या करना है, चेंज करना है। अगर आपको किसी से काम लेना है तो आपको उसको भी बेनिफिट क्या होगा, देना होगा, राइट। सो ये था आपका फोर्थ प्रिंसिपल दैट इज कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। मूविंग टुवर्ड फिफ्थ हियर दैट इज साइंटिफिक सिलेक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ वर्कर। इन्होंने कहा जो सिलेक्शन होना चाहिए वर्कर का वो साइंटिफिक होना चाहिए। ऐसे ही नहीं कि आप किसी को भी भरे ले रहे हैं क्योंकि आपको लग रहा है हाँ ये काम कोई भी कर लेगा। यहाँ पे आपको जब आप लोगों को अपॉइंट कर रहे हैं उनके वर्क पे, जिनका सिलेक्शन कर रहे हैं एट द स्टेज ऑफ स्टाफिंग, वहीं से आपको ध्यान देना, आप ऐसे वर्कर को ही फील्ड में उतारिए जो उसके लिए कंप्लीटली कैपेबल हो, उनकी स्किल अच्छी हो। क्योंकि अगर वो उस चीज़ के लिए बने हुए हैं, वो उस टास्क को अच्छे से कर लेंगे, उनका वो बैकग्राउंड है, देन आपके ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी क्या होगी, इम्प्रूव होगी। तो उन्होंने यही कहा कि साइंटिफिक सिलेक्शन होना चाहिए। वर्कर का जब आप सिलेक्शन करें तो देख के करें कि क्या वो साइंटिफिकली आगे आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रूव राइट होगा या नहीं। नेक्स्ट इज यहाँ पे डेवलपमेंट।
ठीक है, डेवलपमेंट मतलब आपके अपने वर्कर को आपको टाइम टू टाइम उन्हें डेवलप करना है। डेवलप कैसे करें, उन्हें ट्रेनिंग देते रहना है। या अगर कोई न्यू टेक्नोलॉजी आती है, कुछ नया चेंजेस आता है, तो आपके वर्कर को आपको ट्रेनिंग देनी है जिससे उसकी स्किल में इन्हांसमेंट आए, वो इम्प्रूव हो और वो वर्क कर पाए अच्छी तरीके से। क्योंकि यही सारी चीज़ें जब अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करेंगे तभी आपका जो प्रॉफिट होगा वो बढ़ेगा, साथ ही साथ आपकी ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल होगा वो भी अचीव हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रही है, एफिशिएंसी जो है वो इंक्रीज हो रही है, राइट। सो यही है इसमें कि साइंटिफिक सिलेक्शन होना चाहिए और टाइम टू टाइम डेवलपमेंट होना चाहिए किसका, वर्कर का। मूविंग टू अ लास्ट प्रिंसिपल हियर, दैट इज मैक्सिमम आउटपुट नॉट रिस्ट्रिक्टेड आउटपुट। रिस्ट्रिक्टेड आउटपुट नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम आउटपुट होना चाहिए। मीन्स आपके वर्कर को ये एम लेकर चलना चाहिए कि वो जितना से जितना ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकता है उसे उतना करना है। ये नहीं कि आपने लिमिट सेट कर दी बस इतना ही है तो वो बस उतना ही करेगा, क्योंकि अगर वो उतना ही करता है और कैपेसिटी उसकी है कि वो ज़्यादा कर सकता है, तो वहाँ पे उसकी ग्रोथ का जो एक लेवल है वो क्या हो रहा है, आप यहाँ पे रोक दे रहे हैं, ठीक है, जिससे आपकी ऑर्गेनाइजेशन को भी बेनिफिट हो सकता है। तो मैक्सिमम आउटपुट पे आपके वर्कर को फोकस करना है। स्टैंडर्ड सेट है ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा भी अगर वो कर सकता है तो उसे वो अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, उसे मैक्सिमम आउटपुट प्रोड्यूस करना है, ना कि रिस्ट्रिक्टेड आउटपुट पे ही क्या करना है, फोकस करना है, राइट। सो ये था आपका लास्ट प्रिंसिपल, दैट इज मैक्सिमम आउटपुट नॉट रिस्ट्रिक्टेड आउटपुट। सो ये थे आपके 6 प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट गिवन बाय FW टेलर, राइट। सो आई होप कि आपको ये समझ में आए होंगे। स्टिल कोई भी डाउट है इसके रिगार्डिंग देना मुझे कमेंट सेक्शन में इसके बारे में ज़रूर पूछे, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो देन प्लीज़ प्रेस लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।